नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। इंडी अलायंस नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाएगा क्योंकि कल एक बैठक होने वाली है और उस बैठक के लिए सभी ने उड़ान भर ली है। खासकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी विमान से निकल पड़े। और सबसे बड़ी बात कि आज नीतीश कुमार की एक जो तस्वीर है काफी अच्छी भी लग रही है क्योंकि उसी विमान में जीतन राम मांझी बैठे हुए थे और जीतन राम मांझी को उन्होंने बड़े ही अदब के साथ प्रणाम किया। संसद जो सदन वाली बात थी उसे जरा भूल जाए, लेकिन आज की ये तस्वीर बहुत अच्छी लगी। और राजनीति अगर ऐसी होती है पर्दे के पीछे तो इसे पर्दे के आगे होना चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद गए थे, ये लालू प्रसाद जाते हुए, और हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें नीतीश कुमार विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। हालांकि ओवरऑल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कल जो बैठक ये नीतीश कुमार आए और पहली पंक्ति में ही देखिए जीतन राम मांझी बैठे हुए थे और बड़े अच्छे तरीके से दोनों ही नेता मिले। खैर, इंडी अलायंस कल एक गंभीर बैठक होने वाली है और गंभीर बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। एक एक कर क्या मामला है हम इस स्क्रीन पर लाना चाहेंगे और स्क्रीन पर जो मामले लिखे हुए हैं कि आज कि कल क्या होना है और किस मामले को लेकर आज की डिबेट है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कल जो बैठक होगी उसमें क्या चेंजेस नजर आएंगे आपको। ये चौथी बैठक तो कल की है जिसके लिए सभी लोग कूच कर गए हैं और गठबंधन के सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है क्योंकि इससे पहले वाली मीटिंग में लालू प्रसाद ने जोर देकर कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात बनेगी। बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने पर विशेष तौर पर मंथन होगा कि कैसे हम एक गंभीर चोट बीजेपी को दें। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर चुनाव में उतरेंगे दल, ये अभी चल रहा है और ये शुरू से ही अभी तक बना हुआ है। बैठक से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हुंकार भरी है, पुरजोर तरीके से कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ये कहना है लालू प्रसाद का। और बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये बैठक हो रही है। सीधे हम आते हैं डिबेट पर ही। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, डॉक्टर कमलेश शर्मा है राज्य कमेटी सदस्य सीपीआई-एमएल से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। उम्मीदें बहुत कुछ है लेकिन सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी से ये सवाल। असित जी, कल एक गंभीर बैठक होने वाली है और ये बैठक तब हो रही है जब कांग्रेस ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें जो रिजल्ट आए और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने के बाद हताशा और निराशा का जब भाव उत्पन्न हो रहा था, ऐसे में सबको इकट्ठा करके एक मंच पर फिर से उतनी ही ताकत के साथ कल बैठने वाले हैं। कल होगा क्या, क्या फॉर्मूला नया बनेगा, कल कोई नेता निकल कर बाहर आएगा, कल होगा क्या? और क्या इसमें एक सवाल हमारा है कि नीतीश कुमार को कल नेता पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखिए, अंतिम जो आपका सवाल है कि पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसका जवाब मैं पहले दे दूं। इंडिया अलायंस ने तय किया है कि हम चुनाव में किसी को भी प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करके नहीं उतरेंगे। इसलिए इसकी संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा या किसी नाम की घोषणा की जाएगी। आपको याद होगा 2004 का चुनाव भी यूपीए गठबंधन के तहत हम ऐसे ही लड़े थे और उस समय हमने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराया था और चुनाव के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम की घोषणा हुई और वो प्रधानमंत्री बने। तो इस सवाल का ये जवाब हो गया। दूसरा जो एजेंडा है बैठक का, मुख्य बात वही समझ लेनी है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि चुनावी रणनीति क्या होगी, इंडिया गठबंधन किन किन मुद्दों पर फोकस करेगा। अलग अलग राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, अलग अलग राज्यों के जो नेता आएंगे सभी दलों के, वो अपने अपने राज्यों से सुझाव लेकर आएंगे कि हमें लोकसभा चुनाव में किन किन इश्यूज को टच करना है, किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है। तो मुख्य एजेंडा ये है। और दूसरा एजेंडा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अपनी अपनी ग्रीवांसेस क्या है, अपनी अपनी आकांक्षाएं क्या हैं, ये तमाम राजनीतिक दल वहां, हमारे गठबंधन के सहयोगी वहां साझा करेंगे। यही दो मुख्य एजेंडा है। विवेक जी। ठीक है, शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति जी, कल बहुत संभावनाएं देखी जानी है क्योंकि इंडी गठबंधन जो है वो अब गति में आया है, एक पेस यहां से क्रिएट होगा और इस पेस से ये पूरी का पूरा जो जत्था है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कई चुनौतियां हैं। बीच में हमने अखिलेश के गुस्से को भी देखा, उनके बयानों को भी देखा, नीतीश कुमार के बयान को देखा, ये इलेक्शन के इर्द गिर्द हमने सब कुछ देखा। उसके बाद एक उम्मीद को बढ़ाना, इतने दलों का जुटना और आगे बढ़ जाना, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमें लगता है कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कंधों पर है। ऐसी स्थिति में दोनों ही नेता जब दिल्ली
निकल पड़े हैं, तो कल क्या कुछ फाइनल वाला चीज कुछ नजर आएगा? देखिए विवेक जी, बैठक कल होनी है और बैठक में घटक दल सब पहुंचेगा जो इंडिया गठबंधन के हैं, और एक सामूहिक निर्णय होगा जो निर्णय सबके सर्वानुमति के बाद ली जाएगी। और सब लोग चाहते हैं कि देश में इंडिया गठबंधन जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे, और ये देश हित में और देश के परिप्रेक्ष्य में ये इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा को ध्यान में रख कर के बना। राज्यों के चुनाव में अलग अलग राय रही, साझा राय रहती तो हो सकता है परिणाम कुछ अलग सा होता, क्योंकि कर्नाटका के जो चुनाव परिणाम आए वो साझा प्रतीत हुआ था, वो सब लोगों ने देखा है। और हमारे नेता ने बहुत पहले, इंडिया गठबंधन बनने के पहले एक बात कही थी कि जो भी घटक दल जिन राज्यों में अपनी मजबूत दावा रखते हैं और नेतृत्व करते हैं, जिनकी मजबूत जनाधार है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे ओरिजिनल पार्टियां चाहे जिस राज्य के हों, और जो भी अन्य दल हैं वो उनको साथ लेकर के चले सम्मानपूर्वक। राज्यों में होता तो और बेहतर होता, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो हम समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनकी स्वाभाविक दूरियां भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग है। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है। ये डेमोक्रेसी को रोंदते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, चाहे वो 78 सांसदों को निलंबन करने का रिकॉर्ड हो या 93 तक दोनों सदन मिलाकर के पहुंचाने का सवाल हो। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी को रोंदने का। ये हत्या करते हैं लोकतंत्र का। देखिए, जनादेश जिनको मिल जाए, जनता का आदेश जब किसी के पार्टी को मिलता है तो उसको हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन कभी कभी जनादेश भूलवश भी, उसको मैं भूल भी नहीं कह सकता, कभी कभी जनादेश कोई भावनाओं के बहाव के कारण या फिर आपको बिखराव के कारण किसी ऐसे दल को मिल जाता जो दल तानाशाह थोपती है और लोकतंत्र को रौंदती है। लेकिन इन सबों को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने जो निर्णय कंक्रीट रूप से कल खुल करके आएगा, अभी तो सारे एजेंडे कल ओपन हो जाएंगे और सभी घटक दल अपनी, चूंकि जो ये सब बैठकें होनी है वो सब तैयार है चीजों को लेकर करके। और एक महत्वपूर्ण सवाल सीट शेयरिंग का है, तो रीजनल पार्टियां या फिर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है देश की, और जहां जहां कांग्रेस का अपना एक स्वाभाविक अस्तित्व बड़ा है, वो तो उनको नेतृत्व करना ही है। लेकिन जो वहां पर रीजनल पार्टियां स्वयं लीड कर रही है, वहां पर जो पार्टियां साथ में है, सबको कहीं ना कहीं सेक्रीफाई भी करना है, सबको कहीं ना कहीं लेकर के आगे बढ़ना है। शक्ति जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो रीजनल पार्टियां, जिन रीजनल पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, उनका एक अलग जो प्रेशर है। हालांकि इस इलेक्शन के बाद रीजनल पार्टियों के अंदर एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बढ़ गई है इस बात को लेकर कि नहीं, अब हम अच्छे नंबर से लड़ पाएंगे। हमें जरा ये बताइए, ये प्रेशर कितना होगा और कांग्रेस क्या उस प्रेशर को झेलने के मूड में है इस वक्त? यही सवाल हम असित जी से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे। देखिए, पूरे अगर देश को अगर ध्यान में रख करके देखेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीड कर रही है, राजस्थान में कांग्रेस लीड कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीड कर रही है, कर्नाटका में कांग्रेस लीड कर रही है। तो जहां जहां कांग्रेस लीड कर रही है, वहां तेलंगाना में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो जो आपको असम में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जहां कांग्रेस लीड कर रही है तो वहां पर तो कांग्रेस करेगी, सबको लेकर साथ चलेगी। लेकिन जिन राज्यों के अंदर में क्षेत्रीय दलों का मजबूत पकड़ ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में है, वो चलेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए सीट शेयरिंग में बहुत 19-20 हर कोई सेक्रीफाई करेगा, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक बड़ा सवाल है विवेक जी, आप भी समझते हैं, और हो सकता है एंकर है, एक अलग आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन बाबत भी मैं ये बात जोड़ देकर एक कहता हूं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, अन्न, किसान, सारे सवाल के बाबत भी जिन बहाव के कारण जनादेश जिन पार्टियों को मिल जाता है, वो देश के लोकतंत्र के लिए एक चिंता का सवाल है। इन सवालों को कोई आरोप के रूप में मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मान ले राजस्थान में बड़े पैमाने पर वहां के मुख्यमंत्री काम करते हो, गैस का सब्सिडी देते हो, 500 में सिलेंडर देते हो, और जो भारतीय जनता पार्टी देश में 1100 में सिलेंडर, 1200 में सिलेंडर बेचवाती हो, और वहां जाकर के वादा करते हो कि हम 450 में बेचेंगे। और ये बात बड़ी गंभीर है कि भाई आखिर कब तक
ये सवाल धीरे धीरे, देखिए कभी कभी ये भी होता है कि बत्ती गुम होने के पहले एक धधक भी होती है। तो लोकतंत्र में आप देखिएगा कि चुनाव के पहले 3-3, 4-4 राज्यों में हार जाता है और फिर लोकसभा में वो पूरी तौर पर जीत के चले आते हैं। ये कई उदाहरण है देश के अंदर में। तो ये चुनाव के जो परिणाम जिनके हक में भी गया है उनको इतराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय पार्टी की तरफ आगे अगर बढ़ रही है उसी तरीके से, हाथ में छतरी वाली बात अभी भी उनके पास है, तो असित जी ये नेता वाली बात पर फिर आप घेरे जाएंगे, ये भी कहा जाएगा कि कौन नेता होगा? क्या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं और राहुल गांधी के नीचे ही सब कोई? नहीं, ये तो कोई कहता ही नहीं है। हमारे तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और उनके नीचे ही राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस में। तो ये सवाल नहीं है। और शक्ति भाई ने बड़ी अच्छी एक बात कही सबसे आखिर में कि सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा, और यही गठबंधन का मूल मंत्र है हमारे यहाँ। सेक्रीफाइस हमें भी करना है, हमें मालूम है, सेक्रीफाइस ने भी करना है, इन्हें मालूम है। लेकिन सेक्रीफाइस की बात जहां तक आप याद दिला रहे हैं, लालू प्रसाद ने तो यह भी कहा था कि सब सेक्रीफाइस करेंगे लेकिन मजबूत राहुल गांधी को करेंगे। तो अभी भी ये बात वहीं पर है टिकी हुई? राहुल, अगर लालू जी की ये इच्छा है तो लालू जी की इस इच्छा को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। उनकी अपनी भावना है और उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। मेरी अपनी भावना है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। ये तो लालू जी की अच्छी भावना है ना, इसका तो हमें सम्मान करना ही चाहिए। बाकी नेताओं की अलग भावनाएं हो सकती हैं, हो सकता है बाकी नेता इसी भावना के साथ सहमत हो जाए। ये सब कुछ कल डिसाइड होगा, लेकिन इतना तय जानिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करके चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। चलिए, डॉक्टर कमलेश शर्मा, राज्य कमेटी सदस्य सीपीआई एमएल के, पूरी बात आप सुन पा रहे थे। जरूरी था कि जो प्रदेश स्तर की जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनका हम उनको सुने, क्योंकि जरूरी है कि आप उसमें कुछ आंसर्स आपको मिल पाए। डॉक्टर कमलेश शर्मा, जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें नीतीश कुमार, उनकी भूमिका, उनके रोल को लेकर बात क्या होगी और क्या लगता है, क्योंकि बिहार से जो जेडीयू के नेता आवाज लगा रहे हैं, बराबर आवाज लगा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई देश का नेता कैसा हो, पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं। आरोप ये लगते हैं सुशील कुमार मोदी की तरफ से कि ये तो बुलवाते हैं सबसे। तो हमें कैसा लग रहा, नीतीश कुमार का जो ऑरा है खासकर इंडी गठबंधन में, क्या लग रहा है कल एक नीतीश कुमार के हिसाब से आवाज आएगी, या फिर नीतीश कल भी कुछ नहीं होंगे, सिर्फ वो यही कहते निकलेंगे बाहर कि हाँ भाई हम तो सबको जोड़ने निकले थे? कल की जो बैठक है मैंने इंडिया अलायंस की, उसमें तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के संदर्भ में बात करने के लिए तो कोई वो बैठक है नहीं। ये तो पूरा अलायंस बैठ रहा है कि कैसे हम 2024 में यहाँ जो सांप्रदायिक ताकत भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ जबरदस्त कैसे हम मोर्चा लें और कैसे उसको हराएं। एक ऐसी पार्टी जिसने जनता के सवालों को एकदम परिधि पर धकेल दिया है। सेनापति कौन होगा? जी, भावनात्मक धार्मिक सवालों को केवल सामने लाया जा रहा है, जहां रोजगार का सवाल, बेरोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, सब कुछ धकेल दिया गया है। सब कुछ भावना के अंतर्गत उसको कर दिया गया है। तो मूल सवाल तो यहाँ है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी विवेक जी संसद में। जिन नौजवानों के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाए हैं, उन नौजवानों ने क्या कहा? हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम जो है भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। मेरा किसी को क्षति पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं था। हम केवल सत्ता से कहने आए हैं, व्यवस्था से कहने आए हैं कि हमारे सवालों को आप संबोधित करिए। और शक्ति भाई ने बिल्कुल सही कहा, जब आपको सत्ता हाथ में मिली है तो उसका दुरुपयोग नहीं करिए। उसको अडानी और अंबानी के ठीक है, उसका हम सेनापति देने के उसको दुरुपयोग करिए। नहीं, और आज अगर आप अडानी का नाम लेते हैं, जो जिस तरीके से अभी आप देखिए कि जो आपको जिस इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वहां पर अडानी ने क्या इन्वेस्ट किया, क्या मंशा उन्होंने रखी है, माहौल तो दे रहे हैं ना। आरजेडी, जेडीयू सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, इस पर कहीं कोई सवाल है? हमारा एक सवाल आपसे है, सेनापति कौन? सेनापति साहब हमें उधर ले जा रहे हैं जहां हम नहीं जाना चाह रहे। सेनापति कौन होगा कल की मीटिंग में? बिना सेनापति तो सब मिल के लड़ेंगे, लेकिन कोई तो एक होगा। विवेक जी, हमारे अलायंस में अनेक सेनापति, हम किसी को भी सेनापति बना सकते हैं। जिस सेनापति के सवाल पर आप हमको ले जाना चाहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, अभी जो चुनाव हुआ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन तीनों जगहों में उन्होंने कहां घोषित किया कि कौन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे? अक्सर बीजेपी वाले प्रवक्ताओं के मुंह से यशस्वी प्रधानमंत्री निकलता था, लेकिन आज आपकी जुबान से यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, हमारा नहीं, ये भाजपा थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज कर गया कि प्रेम रंजन पटेल नहीं है।
भाजपा वाले ही ये बात बोलते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कहां उन्होंने कहा कि किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास तो अनेक प्रधानमंत्री बनने के लायक लोग हैं, यही वो दिक्कत है ना प्रधानमंत्री सर। बनेंगे। और बहुत सारे लोग रहेंगे तो फिर क्या होगा, अंदर कैसे आप लोग मिल बैठकर करेंगे, अभी तक तो किया नहीं। तो ये सवाल तो आपके सामने बराबर आएगा ना। इस सवाल का एक जेन्युइन सा उत्तर क्या हो सकता है, यही जानने के लिए तो हम बैठे हैं और यही सवाल आपसे कर रहे हैं। किस मुद्दे पर लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे, झंडा किसके हाथ में होगा, ये हमें बताइए। जेन्युइन बात तो विवेक जी यह है कि जो बहस होनी चाहिए कि क्या 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव का मुद्दा क्या होगा। तो चुनाव के मुद्दे से ये तो पूरे बहस को ही, डिस्कशन को ही अलग कर दिया गया है। सेनापति का नाम हम तो जान लेना कि भाई, अरे जान ले कि बैटिंग क्रीज पर कौन खड़ा है, उम्मीद बढ़ जाती है। धोनी खड़े हैं, तेंदुलकर खड़े हैं, कौन खड़े हैं, पहले ये बताइए ना कि कौन खड़े हैं। तो उम्मीद कैसे बनेगी? आप लोग पूरे क्रिकेट के टीम में, पूरे क्रिकेट टीम में तो 12 लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं, और सब लोग मिल करके लड़ते हैं। तो इसलिए यह बात नहीं है कि आखिरी ओवर में छक्का नहीं मारना है ना सर। ये एक अच्छे खेल, एक अच्छा प्रदर्शन करके लेके जाना है, इसलिए अच्छे टीम में अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत होती है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बहुत देर बाद हम आए। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से। क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये कल होगा। लेकिन आप लोगों की जो अंदर से जो इच्छा है, या फिर आप लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, एक एक पट्टी पर हम चला रहे हैं, क्या इतनी हड़बड़ाहट उन लोगों से आप लोगों को है? आप क्या जानना चाह रहे हैं? और अगर आप जानना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के आप लोगों के बयान आते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, आपकी जो रैलियां हैं वहां पर लोग नहीं जुटेंगे, आप किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये भी जानना चाह रहे हैं कौन होगा, कौन होगा। जानना क्या चाहते हैं आप लोग? ये लोग लड़े ही ना, ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जिस इच्छा को लेकर करके महागठबंधन में गए और इंडी अलायंस बनाने का काम उन्होंने किया, उनकी इच्छा यही थी कि प्रधानमंत्री का हम उम्मीदवार हों। ये आपको पता चल गया था? उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक, आज जो ऐसे प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी यहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कल कुछ नहीं तय होगा, कोई उम्मीदवार नहीं तय होगा। लेकिन इनके पार्टी के ही विधायक यहाँ के और कई विधायकों ने, नीतू सी से लेकर करके और कौन कौन जो है से, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बिहार मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जाए। और उसी इच्छा को लेकर के नीतीश कुमार वहां गए हैं। लगातार जो है 3 बैठकें हो गई, 3 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला। ये चौथी बैठक है और नीतीश कुमार को उस बैठक में कोई जो है महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस अलायंस बनाने का श्रेय किसको जाता है? नीतीश कुमार एक एक पार्टियों के पास गए, एक एक नेताओं के दरवाजे जाने का काम किए। और लगातार मैं तो कह रहा हूं कि राजद के जो सुप्रीमो है लालू यादव, वह भी कह रहे हैं कि नीतीश से बेहतर कोई नहीं हो सकता है नेता और प्रधानमंत्री। और वहां नीतीश कुमार को कांग्रेस तैयार नहीं है न संयोजक बनाने के लिए, न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए। उस एनडी गठबंधन का क्या होगा? दूसरी जो कल बैठक हो रही है, आज मैंने देखा कि आप पार्टी के नेताओं का बयान आया है कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस चुनाव लड़ने का इरादा ना करे। अभी 3 राज्यों के चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में जदयू ने सीट मांगा था, नहीं दिया तो अकेले लड़ा। अखिलेश यादव ने सीट मांगा, अखिलेश यादव को सीट नहीं दिया गया। और उसके बाद अखिलेश यादव के बारे में कांग्रेस के कमलनाथ जी ने क्या कहा और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बयान दिए, ये सब आपको पता है। तो फिर जो ऐसे उसी पार्टियों में ममता बनर्जी कर रही है, उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, यहां मैं लड़ूंगा। कई ऐसे जो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को कोई जो ऐसे सीट देने को लिए तैयार नहीं है। उस एनडी अलायंस का क्या होगा? बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस 10 सीटों पर दावा कर रही है और महागठबंधन के लोग 4 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। तो फिर कैसा एनडी अलायंस और क्या होगा कल बैठक में, यह पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि यह बैठकें जो चौथी बैठक भी होगी, जो 3 बैठक में हुआ है, वही हसर चौथी बैठक में और बेनतीजा रहेगा। कोई निर्णय पर और किसी फैसले पर ये लोग पहुंचने वाले ठीक है, आगे भी होंगे। हाँ ठीक है, असित जी बहुत देर से सुन रहे हैं। ये भविष्यवाणी सुनिए आपने असित जी को। प्रेमरंजन पटेल जी को कितनी चिंता है कांग्रेस की। मुझे भाजपा की एक बात ये बड़ी अच्छी लगती है कि भाजपा को कांग्रेस की बड़ी चिंता रहती है।
कांग्रेस का क्या होगा, इंडी गठबंधन का क्या होगा। अरे भैया आप ये देखिए ना कि जिस देश को आप बर्बाद कर चुके हैं, डॉलर के मुकाबले जिस रुपया को रसातल में पहुंचा चुके हैं, उस देश का क्या होगा। देश ने इसके लिए आपको चुना है ना, कांग्रेस की चिंता करने के लिए देश ने आपको नहीं चुना था ना। तो जिस डॉलर को रसातल में पहुंचा चुके हैं, जिसको उबरने की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी का विश्वव्यापी रिकॉर्ड बना चुके हैं, बैंक रेल सेल तेल सारा बेच के विश्व भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनके जाने के बाद इस देश का क्या होगा। देश ने आपको इसके लिए चुना था, कांग्रेस की चिंता करने के लिए नहीं चुना था। और आप आज पूरी रात जाग के यही देखिए कि कल की बैठक में क्या होना है। कल की बैठक में तय होना है कि 24 में मोदी जी की विदाई होनी है। जिस तरह 2004 में वाजपेयी जी की विदाई हुई थी, उसी तरह 2024 में मोदी जी की विदाई होगी। ढोल नगाड़ों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री के आवास उनको पहुंचाया जाएगा। विवेक जी अभी वाजपेयी 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आ गए वाजपेयी जी हैं। के अभी समय भी इन इन लोगों लोग का यही सपना भ्रम था। देख रहे हैं। इन लोगों का सपना टूटा नहीं है कि जनता का विश्वास, जनता का भरोसा किसके ऊपर है। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हो गए हैं। भारत उदय याद जनता है का ना, समर्थन मिल रहा है। हमने हवा नरेंद्र निकाल मोदी दी के थी, सामने याद लोग है ना। लड़ने के लिए तैयार चिंता मत नहीं। कीजिए। बार बार एनडीए अलायंस लोग जो है सब लोग बैठ कर करके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ योजना बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस योजना में सारी पार्टियां और सब लोग एक हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अगली बार जो 24 का चुनाव होगा, भूतो ना भविष्यति, इतनी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तय है कि क्या कल नीतीश कुमार पर बात बनेगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, संयोजक के तौर पर देखे जाएंगे, ये सवाल अभी भी मौजूद है कल की बैठक तक, क्योंकि इंडिया अलायंस नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाएगा, यह सवाल कल की बैठक तक रहेगा। बैठक के बाद जब सभी नेता बाहर निकलेंगे, यही सवाल तब तक गूंजता रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या जवाब आता है उस बैठक में, क्या उनको से फैसले लिए जाते हैं। चौथी बैठक है, 3 बैठक हो चुकी, चौथी बैठक इससे पहले एक और बैठक हुई, उसके बारे में भी जेडीयू की तरफ से एक बात कही गई। ये कहा गया कि भाई वो चाय बिस्किट चल रही थी, उससे थोड़ी आगे का सफर तय होगा। तो ये सब सारे जो बयान हैं ये इशारा करते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। फिर भी चौथी बैठक हो रही है, इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।